हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज की इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। और फिजिक्स में हमारा टॉपिक जो होने वाला है, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिछला वाला वीडियो है, सबसे पहले आप वो सब वीडियो देख लीजिए। ठीक है, हमने पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हमने बड़ी दूरी का मापन कर लिया है और लंबी दूरी को कैसे मापा जाता है और छोटी दूरी को कैसे मापा जाता है, इस सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है द्रव्यमान का मापन, और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, बहुत ही डीप में घुस के जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो बात होने वाली है वो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं द्रव्यमान का मापन। मेरे भाई क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान का मापन। तो एक चीज बात ध्यान दीजिए, द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन, देखिए ये जो द्रव्यमान का मापन होता है, इससे पहले जानने से पहले इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास, यही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th का जो हमारा टॉपिक है यानी द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास, यही हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान दीजिए, अगर हमें छोटी चीज़ नहीं पता होगी, कहने का मतलब द्रव्यमान नहीं पता होगा कि किसे कहते हैं, तो हम द्रव्यमान का मापन किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे द्रव्यमान क्या होता है, फिर उसके बाद हम मापन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा द्रव्यमान। क्या मेरे भाई? द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, यानी मास। ठीक है, मास, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले द्रव्यमान कहते किसे हैं, है ना। जब हमारा द्रव्यमान आया है तो द्रव्यमान कहते किसे हैं, तो एक बात ध्यान दीजिए मेरे भाई। देखिए, जो हमारा, मान लीजिए हमने कोई छड़ लिया, मान लीजिए हमारा कोई छड़ है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई हमारा छड़ है मेरे भाई, और छड़ किस चीज़ का है? लोहे का है। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक छड़ है और छड़ किस चीज़ का है? लोहे का है। अब जरा बताइए, इस छड़ में मात्रा किस चीज़ की होगी? भाई आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, अरे भाई जब लोहे का छड़ है तो मात्रा किसकी होगी? लोहे की होगी ना। तो वही जो मात्रा होती है वही हमारी होती है द्रव्यमान। यानी कहने का मतलब जो इसमें मात्रा भरा है, मात्रा जो है ये किसका होगा? लोहे का ही होगा। लोहे का मात्रा होगा कि नहीं मेरे भाई? लोहे का ही मात्रा होगा। बताइए ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? अगर किसी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लें, ब्रह्मांड का कोई वस्तु ले लें, उसमें जो वस्तु लेंगे उसी की तो मात्रा होगी। मान लें हमारी मात्रा कितनी है? 1 kg है। कितनी है? 1 kg। तो 1 kg क्या हो गया? हमारा द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। अब इस चीज़ को हम लिखते हैं किस तरीके से मेरे भाई? तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो पदार्थ की मात्रा का जो परिमाण होता है मेरे भाई, ध्यान से समझिए, पदार्थ की मात्रा का परिमाण, पदार्थ की मात्रा का परिमाण ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। किस तरीके से? हमने बताया नहीं, एक छड़ जैसे मान ले अगर हम ले रहे हैं तो इसमें मान लीजिए 1 kg इसकी मात्रा है, 1 kg इसकी मात्रा है, तो परिमाण कितना है इसका? परिमाण कितना है? 1 kg है। तो वही क्या हुआ? हमारा द्रव्यमान हो गया। यानी पदार्थ की मात्रा का परिमाण ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। आई होप ये चीज़ आपकी द्रव्यमान बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का एक डाउट आ सकता है, जो कि है हमारा भाई ये परिमाण। ठीक है, यानी अब देखिए, एक होता है हमारा परिणाम होता है और एक होता है परिमाण। एक क्या होता है? परिमाण। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट। जैसे मान ले हम ये काम कर रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, इस पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? बुरा आएगा। तो ये तो परिणाम की बात कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे परिमाण की बात कर रहा है। तो परिणाम क्या, परिमाण क्या होता है? तो परिमाण जो होता है वो हमारा होता है मेरे भाई, नाप तौल के लिए यूज होता है, यानी मात्रा बताने के लिए, नाप तौल के लिए। ठीक है, नाप
तौल के लिए जो इसका यूज होता है, परिमाण का यूज होता है मेरे भाई। किसका यूज होता है? परिमाण का। तो बताइए, इसको हमने तौला ना, इसकी मात्रा को देखा, 1 kg हुआ, तो वही हमारा क्या कहलाया? वही तो द्रव्यमान कहलाया। ठीक है, तो यहाँ तक रही हमारी द्रव्यमान की बात, किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कि द्रव्यमान कम, यानी द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान को यम से कैपिटल, अरे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट अगर इसमें देखेंगे, मेरे भाई, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? या तो केजी होता है, केजी, या तो ग्राम होता है, अब कहेंगे दो मात्रक कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई देखिए, जो ये केजी है ना, ये MKS पद्धति का है। अब कहेंगे ये पद्धति क्या होता है? तो मेरे भाई, मेरी वीडियो पिछले वाली अगर नहीं देखा इस चीज़ का, पद्धति मैंने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। MKS पद्धति और क्या है हमारा? CGS पद्धति। क्या है मेरे भाई? CGS। इसीलिए कहा हूँ कि शुरू से देखते आइए। ठीक है, शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और ग्राम भी हो सकता है मेरे भाई। यहाँ तक बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे चलिए अब हम देखते हैं द्रव्यमान के प्रकार कितने होते हैं। द्रव्यमान के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ मास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए भाई, जो हमारा टाइप होता है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार अगर हम लिखेंगे, पहला यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई, पहला जो होता है जड़त्वीय द्रव्यमान। ध्यान से देखना है, जड़त्वीय द्रव्यमान। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्शियल मास। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनर्शियल मास। अब दूसरा क्या है हमारा? गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, गुरुत्वीय द्रव्यमान, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? ग्रेविटेशनल मास मेरे भाई। ठीक है, ग्रेविटेशनल मास। अब ध्यान दीजिए, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, इस चीज़ को अब हमारा टारगेट है समझना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या जाना? द्रव्यमान के बारे में सबसे पहले हमने क्या कहा? द्रव्यमान का मापन तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को हम साइड करेंगे। क्या हम जानेंगे? सबसे पहले द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। आखिरकार द्रव्यमान होता क्या है, इसके गुण क्या हैं, द्रव्यमान के कितने भाग होते हैं। तो भाई हमने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि पदार्थ की मात्रा का परिमाण अगर कहीं पर मिल जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, और द्रव्यमान का मात्रक केजी या तो ग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम या फिर ग्राम होता है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा? द्रव्यमान के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मास। अब द्रव्यमान के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान और हमारा क्या? गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम समझेंगे बहुत ही प्यार से, तो मेरी बात ध्यान दीजिए। जो हमारा ये होता है जड़त्वीय द्रव्यमान ना, जैसे मान लो हम कोई वस्तु हमने कोई वस्तु लिया और इस वस्तु को हमने बल आरोपित किया, कहने का मतलब धक्का देना स्टार्ट किया। इस वस्तु को मान लें हम यहाँ पे हैं, हम नहीं, आप लोग ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से चित्र हम बना रहे हैं ये आप लोग ही हो सकते हैं। मान लो आप लोग हैं, यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया? इस पे बल आरोपित किया मेरे भाई। क्या किया? इस पे अगर हम बल आरोपित कर रहे हैं, तो बात ध्यान दीजिए, जैसे ही बल आरोपित करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने F आरोपित किया, तो यहाँ पे F आरोपित किया, तो इसके विपरीत में हमारा त्वरण जो है उत्पन्न होता है। तो उसी के ही अनुपात को हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं मेरे भाई। यानी कहने का मतलब क्या है? जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो आरोपित किया गया बल तथा उसके कारण उत्पन्न
उसके कारण उत्पन्न त्वरण का अनुपात जो होता है वही हमारा होता है जड़त्वीय द्रव्यमान। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर लिखेंगे जड़त्वीय को आई से लिखते हैं, आई और यम, द्रव्यमान आई यम बराबर क्या हो जाएगा, यफ अपॉन में ए मेरे भाई। ठीक है, यफ अपॉन में स्मॉल ए मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। बाद में इसको पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, बस इतना समझिए, जब हम किसी वस्तु पर धक्का देते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण दोनों का अनुपात जो होता है उसको क्या कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं मेरे भाई। बताइए ये चीज़ समझ में आया। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या लिखेंगे, जड़त्वीय द्रव्यमान का अगर लिखना चाहेंगे, जड़त्वीय द्रव्यमान यहाँ पे लिख के तब लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान मेरे भाई, जड़त्वीय द्रव्यमान। चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, बहुत सही। देखिए, जब हम किसी वस्तु पर ठीक है, वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं, आरोपित मेरे भाई, आरोपित करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो बल के कारण उत्पन्न त्वरण के अनुपात को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अनुपात को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। बताइए ये चीज़ समझ में आया। अब इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, आई एम, काले से लिखते हैं, थोड़ा सा सजा के लिखना है आप लोगों को, मेरे साथ लिखते चलना है मेरे भाई। आई एम इज इक्वल टू यफ अपॉन में ए। अब इसको हम कर देंगे अंडरलाइन। यही हमारा क्या हो गया, जड़त्वीय द्रव्यमान। अब देखिए हमारा जो होता है दूसरा क्या है, गुरुत्वीय द्रव्यमान। चलिए इसको समझते हैं मेरे भाई। जड़त्वीय समझ में आया, आप लोग बताइए एक बार मुझको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब देखिए भाई गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, तो इस चीज़ को मैं पहले समझाना चाहूँगा मेरे भाई। तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लो हम कोई वस्तु लेते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं और उसको हम पृथ्वी से ऐसे छोड़ते हैं टक से, यानी टक से कहने का मतलब ये है कि मुक्त अवस्था में एकदम छोड़ देते हैं मेरे भाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ देते हैं मुक्त करके। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे कोई वस्तु इस तरीके से छोड़ा पृथ्वी के पास। तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है मेरे भाई। जब पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो क्या करेगा, उस बल से उसको आकर्षित करेगा, यप से आकर्षित करेगा। ठीक है, और जब वो वस्तु जाएगी तो उस पर क्या उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे त्वरण होता था, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, कहने का मतलब जी उत्पन्न होगा। और जब जी उत्पन्न होगा इसी का ही अनुपात कर लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। यानी अगर लिखना चाहेंगे तो जीएम, जीएम मतलब क्या होता है, जीएम, जीएम मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में स्मॉल जी। यहाँ पे ए होता था, यहाँ पे जी होगा मेरे भाई। क्यों जी होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, यहाँ पे त्वरण लग रहा था। अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहें डेफिनेशन तो आप मेरे साथ लिखिए, आशंका में मत रहिए कि मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको इसे बता दूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि भाई कैसे लिखें, सर ने तो ये बताया है, दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए एक एक पॉइंट लिख के बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये क्लास में मज़ा आ रहा होगा। तो चलो भाई, यहाँ पे देखो, रटाना कोई चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ मैं समझा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ भी आपको रटाऊंगा नहीं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को मुक्त रूप से क्या करते हैं, मुक्त रूप से पृथ्वी की तरफ क्या करते हैं, छोड़ते हैं। पृथ्वी की मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, मुक्त रूप से
ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ते हैं तो पृथ्वी से लगाया गया बल F होता है, लगाया गया बल तथा उस बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा ना, गुरुत्वीय त्वरण को क्या बोलते हैं? त्वरण के अनुपात को, ठीक है, त्वरण के अनुपात को क्या बोलते हैं मेरे भाई? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बताइए ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? अगर इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिख सकेंगे? हम लिखेंगे GM बराबर में क्या हो जाएगा? F अपॉन में स्मॉल g, यही हमारा क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो अभी तक हमने क्या जाना मेरे भाई? हमने ये समझा कि द्रव्यमान कहते किसे हैं? तो द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा के परिमाण को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का 2 नोट पॉइंट लिखवाया, कहने का मतलब द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से, आपको पता होना चाहिए। और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम या फिर ग्राम होता है। किलोग्राम किस में होता है? MKS पद्धति में होता है, और ग्राम किस में होता है? CGS पद्धति में होता है। अब यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान के प्रकार, टाइप ऑफ मास। तो यहाँ पे देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। अब जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है? देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिए, एक चीज़ और, जो ये हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान होता है ना, ये हमारा हमेशा किस में होता है? क्षैतिज दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? क्षैतिज दिशा में। अगर एक चीज़ और लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा किस में होता है? क्षैतिज दिशा में होता है। क्षैतिज दिशा में होता है, यानी इस तरीके से बल लगाएंगे, ठीक है, क्षैतिज दिशा में। और ये किस दिशा में होता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में। किस में होता है मेरे भाई? ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है मेरे भाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हमने इतना कोशिश किया कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अब चलिए हम देखते हैं, अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, द्रव्यमान के बारे में हमने जान लिया। अब जानेंगे द्रव्यमान का मापन, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक, मेन टॉपिक इसी को समझना है कि द्रव्यमान का मापन कैसे किया जाता है। सर जी हमें ये बता दीजिए। चलिए भाई इसको मिटा के फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं द्रव्यमान का मापन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद द्रव्यमान का मापन देखते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या चीज़ हमारा जो होने वाला है, द्रव्यमान का मापन। तो द्रव्यमान का मापन किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस चीज़ को देखिए। तो द्रव्यमान का मापन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 1, उसके बाद 2 और उसके बाद भाई 3। तीसरा तरीका जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। तो पहला तरीका हमारा ये होने वाला है कि पहला तरीका क्या होने वाला है कि भाई हम भारी कणों का मापन कैसे करेंगे, यानी सबसे पहले अतिसूक्ष्म कणों का। तो अतिसूक्ष्म कणों का मापन किस तरीके से? अतिसूक्ष्म कणों का मापन, अतिसूक्ष्म कणों का मापन किस तरीके से करेंगे मेरे भाई? अतिसूक्ष्म कणों का मापन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अतिसूक्ष्म कणों का मापन, फिर उसके बाद भारी कणों का मापन, भारी कणों का मापन, भारी कणों का मापन मेरे भाई। फिर उसके बाद कौन सा कण हमारा होगा? सामान्य कणों का मापन, सामान्य कणों का मापन, कणों का मापन, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, यही ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब तो अगर जानेंगे बहुत बेसिक चीज़ है, अभी झट से टक से आपके दिमाग में घुसाते हैं। बात ध्यान दीजिए मेरी। देखिए अतिसूक्ष्म कणों का मापन के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारी विधि होती है, उसी का प्रयोग करते हैं, स्पेक्ट्रमी लेखकी विधि।
स्पेक्ट्रमी लेखी विधि। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ये क्या है? अरे भाई बिल्कुल हम बता रहे हैं। देखिए, डरना नहीं है किसी चीज़ से। स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का इतनी बड़ी औकात नहीं है कि आपको डरा दे मेरे भाई, हम हैं ना साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्पेक्ट्रमी लेखी विधि में कुछ इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबक का क्षेत्र है, अगर इससे अंदर चुंबक ले जाएंगे कट से ये पकड़ लेगा मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु होगा तो चुंबकीय क्षेत्र तुरंत यहाँ पे आकर्षित करेगा, इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं बी से। ये हम 12th में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आगे भी जानेंगे, बहुत जगह मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या करते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र में ना एक छोटा सा आवेश क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे क्या किया हमने, आवेश ले गया इस चुंबकीय क्षेत्र में, आवेश हमने छोड़ा, और उसके बाद हमने देखा कि ये आवेशवा जो था ये हमारा वृत्ताकार पथ पे गति करने लगा मेरे भाई। किस पथ पे गति करने लगा, ऑटोमेटिक। जैसे मैंने छोड़ा टक से तुरंत ये वृत्ताकार पथ पे गति करने लगा, और जैसे करने लगा गति तुरंत हम क्या किए, जब वृत्त बन गया मेरे भाई तुरंत हमने इसका त्रिज्या r ज्ञात कर लिया, और जो गति कर रहा था वो उसका वेग हो गया, और जो गति कर रहा था उसका वेग हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यम बराबर, डायरेक्टली एक सूत्र लिखेंगे अगर लिखना चाहेंगे, यहाँ पे ही लिख देते हैं। यम बराबर मेरे भाई क्या लिखेंगे, यम बराबर हो जाएगा बी क्यू आर बी। देखो यहाँ पे बी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, बटे में भी दिख रहा है। और इसी से हम क्या करते हैं, अति सूक्ष्म कणों का मापन कर सकते हैं मेरे भाई, द्रव्यमान का मापन, अति सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं। किस चीज़ का, अति सूक्ष्म कण का द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं इसी चीज़ से। बताइए ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? और इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी लेखी विधि कहते हैं। तो अगर लिखना चाहेंगे तो इसमें हम लिखेंगे, इस विधि में मेरे भाई, इस विधि में हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं मेरे भाई। बताइए समझ में आया कि नहीं ये चीज़? क्या करते हैं, स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में अगर और थोड़ा सा लिखना चाहे तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। इस विधि में हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में हम अति सूक्ष्म आवेशित कण छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या है, अति सूक्ष्म आवेशित कण है मेरे भाई, मेरे साथ बोलते चलिए, क्या है, आवेशित कण है। कौन सा कण, अति सूक्ष्म आवेशित कण को छोड़ देते हैं। फलस्वरूप हम देखते हैं कि वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। उसी प्रकार हम उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें अति सूक्ष्म कणों का मापन जो है इस विधि से हम कर सकते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रमी लेखी विधि। इस सूत्र को आप छाप दीजिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप ये परिभाषा आपका कंप्लीट हो गया। तो भाई इस चीज़ का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, और इसका प्रयोग मतलब स्पेक्ट्रमी लेखी विधि कहते हैं, ठीक है। और देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अति सूक्ष्म कण का मतलब मापन किस चीज़ का, अति सूक्ष्म कण क्या हो सकते हैं, तो आपका हमारा अणु हो सकता है मेरे भाई, अणु हो सकता है, और क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है। क्या हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, मतलब जैसे मतलब मान लीजिए आदि कर दें, इसमें क्या कर दें, आदि, यानी अणु, परमाणु, आदि, इतने हो सकते हैं हमारे जो अति सूक्ष्म कण में आते हैं। तो लाइट थोड़ा सा चला गया है, आप उसको थोड़ा सा मैनेज, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, तो आप लोग उतना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अति सूक्ष्म कणों का मापन। अब चलिए हम देखते हैं भारी कणों का मापन। तो भारी कणों का मापन किस तरीके से करते हैं सर जी, हमको बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। भारी कणों का मापन आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। अब कहेंगे हाँ भैया पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, भाई गुरुत्वाकर्षण बल हमने पढ़ा है। अब गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता था, किस तरीके से होता था, तो यहाँ पे हम करते थे कि भाई
जो हमारा यफ बराबर होता था कैपिटल जी, क्या होता था कैपिटल जी, यम1 यम2 बटे में आर स्क्वायर। इसको मैंने बताया है पहले ही लेक्चर में फिजिक्स का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से बताना चाहता हूँ कि सभी लेक्चर आप देखते आइए, आपको बहुत फिजिक्स में आप समझ लीजिए महारत हासिल कर लेंगे मेरे भाई। इस तरीके से यहाँ पढ़ाऊँगा मैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, भारी कणों का मापन किसका प्रयोग करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा होता है यफ बराबर जी यम1 यम2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया भाई इस चीज़ का मापन। अब देखेंगे इस चीज़ को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि सामान्य कणों का मापन किस तरीके से हम कर सकते हैं मेरे भाई, इस चीज़ को आपको समझना है। तो चलिए भाई इसको रफ कर दें, बहुत सही। चलिए भाई इसको मिटा के फिर उसके बाद आप एक एक चीज़ यहाँ पे नोट जो है बनाते रहिए, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेरे भाई। अब हमारा जो टारगेट है वो है सामान्य कणों का मापन। क्या है, सामान्य कणों का मापन। तो चलिए भाई यहाँ पे देखते हैं सामान्य कणों का मापन। क्या देखेंगे, सामान्य कणों का मापन। देखो भाई सामान्य कणों का मापन किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक चित्र बनाऊंगा, ध्यान से आपको देखना है और समझना है मेरे भाई, ठीक है। मान लो हमारे पास एक मेज है, मेज आप सभी ने देखा होगा मेरे भाई, मेज देखा है कि नहीं, कहेंगे भैया ये क्या बात कर रहे हो, मेज भला नहीं देखे, ये कौन सी बात होती है। तो मान लो ये हमारा मेज है, अब मेज पे हम क्या करेंगे, मेज पे हम मान लो पटरी लगा देते हैं, और पटरी का क्रम कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। एक के अंतर यानी इस तरीके से होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, एक के अंतर दूसरा होना चाहिए, तो ये समांतर होना चाहिए। लगाने के बाद हम एक लकड़ी का गुटका लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लकड़ी का गुटका, लड़की मत लिखिएगा, लकड़ी का गुटका। गुटका भाई, गुटका खाने वाला गुटका नहीं, ठीक है, ये लकड़ी का गुटका लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे जिससे ये इधर उधर जाए ना कहीं पे, ठीक है, हमने स्क्रू लगा दिया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसके आगे हम एक पड़ला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पलड़ा, एक पड़ला लगा दिया हमने। क्या लगाया, पड़ला लगा दिया। अब पड़ला लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पड़ले का मान मान लेंगे हमारा एम पी है। क्या, देखो भाई एम मतलब क्या, द्रव्यमान है, पी मतलब किसका, पड़ले का, एम पी का द्रव्यमान। देखो इतना चीज़ आपको समझ में आया। सामान्य कणों का मापन हम कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया, एक मेज बनाया सिंपल सा। ये हमारा क्या है, पत्ती है, और पत्ती क्या है, धातु की पत्ती है। धातु मतलब कुछ भी हो सकता है, धातु की पत्ती किसी भी धातु की पत्ती हो सकती है भाई, इसीलिए इसको मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये धातु की पत्ती है भाई। लाइट आ चुकी है तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलो ये धातु की पत्ती है, तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये ध्यान दीजिए कि किस तरीके से अब हम इसका करेंगे, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को समझना है, इसमें फुल फोकस आपका चाहिए मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे। अब मानना है तो आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना, देखो मानने से घबराना नहीं है, माना पड़ले का द्रव्यमान, पलड़े का द्रव्यमान, द्रव्यमान बताइए यहाँ पे देख के कि पड़ले का द्रव्यमान कितना है, एमपी है। क्या है भाई, एमपी है। क्या है मेरे भाई, एमपी है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस हम करते हैं। प्रोसेस कौन सा करते हैं, देखिए भाई, हम इस पत्ती को ना इस तरीके से खींचते हैं, और खींचने के बाद जैसे छोड़ेंगे तुरंत वो दोलन करेगा। दोलन कहने का मतलब ये होता है कि ये तुरंत आवर्त गति करेगा। अब आवर्त गति मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवर्त गति क्या होता है मेरे भाई। आवर्त गति क्या होता है, तो आपने झूला देखा होगा। क्या देखा होगा, झूला। जो हमारा झूला होता है कुछ इस तरीके से बंधा होता है और इस तरीके से गति करता है। पेंडुलम आप जानते होंगे, पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है, जो घड़ी में लगा होता है, इस तरीके से गति करता है, तो उसी को आवर्त गति कहते हैं। और जब ये आवर्त गति करता है तो इसका कुछ ना कुछ आवर्त काल होगा, और आवर्त काल हमारी निकालने की एक विधि होती है जिससे हम निकालते हैं, यानी विरामा घड़ी होता है और उसी से हम आवर्त काल निकालते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्या किया, जो कर रहे हैं इसके साथ ना, वो चीज़ यहाँ पे छापना है मेरे भाई। हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने ये किया कि इस पत्ती को, धातु की पत्ती को क्या लिखेंगे, धातु की पत्ती को थोड़ा सा विस्थापित किया कि नहीं,
थोड़ा सा विस्थापित 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 करने पर ठीक है, करने पर हमने क्या किया, इसका धातु का पत्ती को थोड़ा सा विस्थापित किया, थोड़ा सा खींचा, फिर छोड़ा, खींचने के बाद छोड़ने के बाद क्या हुआ भाई, विस्थापित करने पर पत्ती जो है, पत्ती सरल आवर्त में गति करने लगी मेरे भाई। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस पत्ती को खींचा और खींचने के बाद जैसे छोड़ा, देखा कि ये सरल आवर्त में गति करने लगा, और जब सरल आवर्त में गति करने लगा तुरंत ही हम क्या निकालेंगे, इसका आवर्तकाल निकालेंगे मेरे भाई। क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का आवर्तकाल किस तरीके से निकालते हैं, आवर्तकाल किस तरीके से, यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे भाई जिससे प्रॉपर जगह हो और यहीं पे हो जाए। आवर्तकाल निकालने की एक विधि होती है जो हमारा होता है विरामा घड़ी, एक यंत्र होता है विरामा घड़ी। विरामा घड़ी को हमने यहाँ लगाया और उसका आवर्तकाल ये निकाल लिया कि कितने देर में गति कर रहा है, वो कितना जा रहा है, तो इसका आवर्तकाल हमने निकाला। तो हमें पता चला आवर्तकाल जो टी बराबर हमें क्या पता चला मेरे भाई, आवर्तकाल जैसे ही निकाला ना, हमें पता चला इसका आवर्त कितना है, टी बराबर हमारा है 2 पाई, हमने ये निकाला है। ठीक है, किससे निकाला है, विरामा घड़ी से। 2 पाई अंडर रूट में यम अपॉन के हमें पता चल गया। क्या पता चल गया, यम अपॉन के। अब देखिए भाई, इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाएंगे तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो टी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यम अपॉन के का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब यहाँ से देखेंगे स्क्वायर से ये करड़ी जो है हमारा कट जाएगा, कहने का मतलब स्क्वायर जो है वो मतलब स्क्वायर से ये हमारा अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, टी स्क्वायर बराबर में 4 पाई स्क्वायर यम बटे में के, यही तो बचा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और खेल करेंगे, थोड़ा सा और खेल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि टी स्क्वायर तो रहेगा, और जब ये देखेंगे कि हमारा यम जो है ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, और ये हमारा नियत है, क्या है, 4 पाई स्क्वायर नियत है और के नियत है, ये दोनों नियत हैं, तो नियत मान नहीं लिया जाएगा, ये हट जाएगा। जब ये हटेगा तो टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती यम आएगा, और इसी को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमारा ये जो है इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 मेरे भाई। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए एक बार। बहुत सही, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब देखते हैं, अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमने एक वस्तु रखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, एक वस्तु रखेंगे। देखिए भाई ये थोड़ा सा दिमाग मांगेगा, थोड़ा सा फोकस आपका मांगेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, फोकस बनाए रखना। अभी एक बार और बताएंगे, एक बार और समझाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक वस्तु पड़ले में रख देते हैं और इसका द्रव्यमान कितना होता है, यम1 हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही यम1 होता है तुरंत हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करते हैं मेरे भाई। जब यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे सर्वप्रथम ज्ञात वस्तु, यानी ज्ञात वस्तु, इसका मान ज्ञात है, ज्ञात वस्तु यम1 का द्रव्यमान रख, यम1 ज्ञात वस्तु जो हमारा है यम1 द्रव्यमान का वस्तु रखने पर हमने क्या किया, देखो सर्वप्रथम ज्ञात यम1 द्रव्यमान का वस्तु रखने पर हमने क्या किया, इस पे यम1 ज्ञात द्रव्यमान का वस्तु रख दिया, और जैसे ही वस्तु रखा तुरंत अब इसका कुल द्रव्यमान देखेंगे, यानी पड़ले का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, कुल द्रव्यमान अगर देखेंगे
तो यम1 हो जाएगा और प्लस में ये पढ़ले का जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, यम पी, यम1 यानी यम1 प्लस यम हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम इसके बीच आवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवर्त। इस समय अब क्या करेंगे, जैसे ये पता चला इस समय इसका आवर्त, इसका क्या भाई, आवर्त, ध्यान से देखिए, इसका आवर्त, अभी एक बार और समझाएंगे, इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर देखेंगे तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, देखिए आवर्तकाल यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी t²1 मानेंगे। t²1 क्यों मानेंगे, अभी बता रहे हैं, t²1 इसको मानेंगे। ठीक है, t² यहाँ पे है, तो यहाँ पे t² बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा पता है, यानी यम1 प्लस में यम पी। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे भाई, समीकरण नंबर 2। अब सेम इसी प्रकार से एक अज्ञात वस्तु अपने आप से मानेंगे। क्या करेंगे, अज्ञात वस्तु यम2 मानेंगे। तो यहाँ पे अब यही प्रोसेस लिखना है, सेम प्रोसेस लिखना है कि अब हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, अज्ञात वस्तु की लेंगे। क्या लेंगे, अज्ञात वस्तु, अज्ञात यम2 मानेंगे। क्या अपने आप से मान रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अज्ञात वो यम2 द्रव्यमान वस्तु रखने पर, क्या करेंगे, वस्तु रखने पर, यानी ज्ञात द्रव्यमान का वस्तु रखने पर हमने क्या किया, अज्ञात वस्तु का, ठीक है, अज्ञात वस्तु का द्रव्यमान जो है हमने रख दिया इस पे। तो जब रखा तो कुल द्रव्यमान क्या निकलेगा, वही सेम चीज़, कुल द्रव्यमान क्या निकलेगा, कुल द्रव्यमान जो होगा हमारा वो निकल के क्या आएगा, यम2 प्लस में क्या हो जाएगा, यमपी हो जाएगा कि नहीं, यम2 प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यमपी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और बाकी है इसका खेल, उसके बाद ये समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब 80% कर लिए हैं, 20% और करना है, इसके बाद इसका मान समाप्त हो जाएगा। अभी एक बार और समझाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करेंगे ना कि अब हम इसका भी आवर्त निकालेंगे। इस समय इसका आवर्त क्या होगा, इस समय इसका आवर्त यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट आवर्त। ठीक है, समझ जाइए उतना। इसका आवर्त कितना होगा मेरे भाई, अगर इसका आवर्त निकालेंगे तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो t²2। अब समझ में आया कि t1² क्यों माने थे, इसको 1 माने थे, इसको 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब आवर्त निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यम2 प्लस में यमपी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब जरा देखिए समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 को भाग हम देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। जैसे ही भाग दिया हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, हमें ये प्राप्त हुआ कि t² बराबर है यम1 प्लस में यमपी बटे में क्या हो जाएगा, यम2 प्लस में यमपी, ये हमारा, और t2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब अनुक्रमानुपाती रहेगा। ध्यान दीजिए, जहाँ पे यहाँ बराबर लगा है यहाँ अनुक्रमानुपाती लगाइए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है ना, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो अनुक्रमानुपाती जब हटेगा तो t² बराबर में इतना हमारा जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। अब हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, किसी भी सामान्य वस्तु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें सब कुछ दिया रहेगा। इसमें अगर देखेंगे हमारा आवर्तकाल दिया रहेगा, यानी t²1 और t²2 तथा और किस चीज़ का, यम1 और हमारा यमपी का मान जो है ज्ञात रहेगा। क्या रहेगा, ज्ञात रहेगा। हमें ज्ञात क्या करना होगा, यम2 का मान हमें फाइंड करना होगा अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यही हमारा हो गया निष्कर्ष। कहने का मतलब इसे सभी का मान दिया रहेगा, इसका भी, बस इसका हमें क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा, सबका मान दिया रहेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है। आई होप ये चीज़ आज आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो देखिए भाई, हमने क्या किया, सामान्य कणों का मापन देखा, और सामान्य कणों का मापन में हमने क्या किया, हमने ये चित्र बनाया कुछ इस प्रकार से, फिर उसके बाद यहाँ पे पड़ला लगा दिया, और हमें पड़ले का द्रव्यमान पता है कि माना
पढ़ले का द्रव्यमान जो है mp है। mp ये देखिए पता है, तो हमने mp मान लिया। अब क्या किया, इस धातु को थोड़ा सा खींचा। अब धातु की पत्ती को थोड़ा सा विस्थापित करने पर पत्ती सरल आवर्त में गति करने लगती है। सरल आवर्त यानी पेंडुलम ले लें या झूले, यानी इस तरीके से दोलन करने लगती है। जब दोलन करने लगती है तुरंत हम इसका आवर्तकाल निकालते हैं। और आवर्तकाल किस चीज़ से निकालते हैं, विरामा घड़ी से निकालते हैं। विरामा घड़ी से क्या करते हैं, हमने इसका आवर्तकाल फाइंड कर लिया और इसका आवर्तकाल कितना निकला, t बराबर में निकल गया हमारा, t बराबर में 2 पाई और अंडर रूट में m के, m बटे में के। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या, ये अंडर रूट हटाने के लिए हमने t स्क्वायर कर दिया और इन सभी का स्क्वायर कर दिया, तो हमें t स्क्वायर और इसका जो ये नियत होता है इसका भी नियत होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। t अनुक्रमानुपाती m प्राप्त हो गया। क्या हो गया, t अनुक्रमानुपाती m प्राप्त हो गया। अब हम जो वस्तु रखे हैं यहाँ पे m1, अब उस चीज़ पे सर्वप्रथम ज्ञात m1 द्रव्यमान की वस्तु रखने पर हमने क्या किया, एक वस्तु यहाँ पे रखा, तभी तो पता चलेगा भार। तो हमने एक वस्तु यहाँ पे रख दिया पढ़ले में। जब उठा के रखा तो कुल द्रव्यमान इसका निकाल लिया, यानी m2 प्लस में mp। जैसे ही हमने निकाला तुरंत इसका आवर्त भी निकालेंगे। आवर्त हमें यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे, ठीक है। तो t स्क्वायर 1 क्यों माने हैं, क्योंकि अभी 2 के लिए भी निकालना है। 1 अनुक्रमानुपाती m1 प्लस में mp, और क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। पुनः क्या करेंगे, ज्ञात वस्तु अपने मन से मानेंगे, जिसको हमें खुद निकालना होता है द्रव्यमान की वस्तु रखने पर। तो कुल द्रव्यमान जो होगा m2 प्लस में mp हो जाएगा। आवर्तकाल इसका कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो t स्क्वायर 2 m2 प्लस में mp हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को भाग दिया तो ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ। मेन यही हमारा ज़रूरी था, यही फार्मूला हमें प्राप्त हो गया भाई। यहाँ पे हमारा जो है द्रव्यमान का मापन ये समाप्त होता है, जो कि हमारा टारगेट था कि द्रव्यमान का मापन हम समझें, सामान्य कणों का मापन, ये सब हमने द्रव्यमान का मापन अच्छे से समझ लिया। आई होप ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय।